Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study C. In this video, we are going to continue Class 10th History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. और आज का हमारा टॉपिक है 1848 The Revolution of the Liberals. Who are liberals? Liberals किन्हें कहा जाता है? वो लोग जो फ्रीडम की डिमांड रखते हैं, जिन्हें फ्रीडम चाहिए, उन लोगों को लिबरल्स कहा जाता है। तो लिबरल्स ने 1848 में क्या डिमांड रखी अपनी? जैसे हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, बट फिर दोबारा से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए और हमें जुलाई रेवोल्यूशन देखने को मिला फ्रांस में इन 1830। देन हमें फ्रांस में अगेन 1848 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखने को मिला, जिसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। हमने इतना जाना, बट अब 1848 में लिबरल्स ने क्या क्या डिमांड रखी थी उसके बारे में जानेंगे। लिबरल्स ने सबसे पहली डिमांड रखी कि मोनार्की खत्म होनी चाहिए, किंग का जो रूल है वो खत्म होना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, देन उन्होंने डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक हम ऐसा अडॉप्ट करें जिसमें हमारे राइट्स के बारे में बात हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, संविधान में हमें अपने राइट्स लिखवाने हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा संविधान बने जिसमें लोगों के बेसिक राइट्स के बारे में लिखा हो और हम लोगों को वो राइट्स मिलें। तो ये चाहते थे कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले। थर्ड, नेशन स्टेट्स बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स। लिबरल्स की ये डिमांड थी कि एक ऐसा नेशन स्टेट बनाया जाए जिसमें हम लोग इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी जैसे जो बेसिक लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अडॉप्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ये चाहते थे इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जैसा हमने देखा था कि कंजर्वेटिव्स ने सेंसरशिप लगा दी थी, लिबरल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स किसी में भी कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे। उन्हें पहले किंग की परमिशन चाहिए थी। सो ये जो सेंसरशिप थी उसे इन्होंने हटाया। इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, हमें आज़ादी होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में हम बिल्कुल सही लिखें, जो हम लिखना चाहते हैं, जो न्यूज़ हमें मिली है हम उसे पब्लिश करवाएं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड स्पीच, अब इनकी गैदरिंग्स को, क्लब्स को बैन कर दिया गया था। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जिसमें हम लोग एसोसिएशंस, ग्रुप्स बना सकें, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकें, और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होनी चाहिए, यानी बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। पहले इन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि जो भी अपने राइट्स के बारे में आवाज उठाता था उसे किंग के थ्रू सप्रेस कर दिया जाता था। तो इन्होंने डिसाइड किया, मतलब डिमांड रखी कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलनी चाहिए। देन इन्होंने डिमांड करी नेशनल यूनिफिकेशन की, स्पेशली जर्मनी और इटली वाले केस में, कि जितने भी मतलब हमारा जो नेशन है वो जितने भी स्टेट्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है, उसे यूनाइट करवाया जाए और एक नेशन स्टेट बनाया जाए। फिर इन्होंने डिमांड करी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नजर में सब एक समान होने चाहिए। इन्हें चाहिए था कि जैसे अभी तक ये अनइक्वल ट्रीट होते हुए आए हैं, इनके साथ इनइक्वालिटी की गई है, वो अब आगे प्रिवेल ना करे। तो इन्होंने डिमांड रखी कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। देन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये जर्मन का केस अब हम देख रहे हैं, जर्मनी में क्या हुआ। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल जर्मन स्टेट्स असेंबल्ड एट फ्रैंकफर्ट। अब फ्रैंकफर्ट में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोगों के थ्रू इलेक्ट किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके, वो फ्रैंकफर्ट में आके असेंबल हुए, गैदर हुए। इन्होंने एक मीटिंग करी, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। इन्होंने वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान ड्राफ्ट करा, बनाया,
अपने जर्मन नेशन के लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ये चाहते थे कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए। जैसे जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में इन 1830, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अडॉप्ट कर ली गई थी। तो इन्होंने भी डिमांड रखी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, यानी राजा रूल करे बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह करके, संविधान हो हमारा और उसी के अकॉर्डिंग राजा हम पे रूल करे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे। और फिर पार्लियामेंट जो है उसने किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV को भी क्राउन ऑफर किया, रूल करने का ऑफर किया, जो कहां से बिलोंग करते थे, प्रशिया से। ये प्रशिया के किंग थे, इन्हें ऑफर दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर में हम पे रूल कर सकते हैं। तो अब रिजल्ट क्या निकल के आया, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया। इन सब चीजों का रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट इनके फेवर में नहीं था, जर्मन पीपल के फेवर में रिजल्ट नहीं था। The king refused to accept a crown from the people। अब जो किंग है, किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV जो है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं लोगों के अकॉर्डिंग रूल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो किंग थे उनका मानना ये था कि जितने भी किंग्स बने हैं वो सब गॉड की इच्छा से रूल करते हैं, गॉड के विल के थ्रू, गॉड्स विल के थ्रू हम लोग रूल करते हैं। इन किंग का मानना ये था, फ्रेडरिक विल्हेम IV का मानना यही था। द पार्लियामेंट वाज डिसबैंडेड। और जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्राउन एक्सेप्ट करने से, लोगों के थ्रू, लोगों के अकॉर्डिंग रूल करने से, जब इन किंग ने मना कर दिया, तब ये पार्लियामेंट जो फ्रैंकफर्ट में मिली थी, मीटिंग करी थी और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट किया था, वो डिसबैंड हो जाती है। वो पार्लियामेंट ही डिसबैंड हो गई और इन पे मिलिट्री एक्शन लिए गए। राजा की जो आर्मी थी उन्होंने इन्हें क्रश किया, यानी कि इनको सप्रेस कर दिया था, इनकी वॉइस को। सोशल बेस ऑफ द रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के पीछे का सोशल बैकग्राउंड क्या था, बेस क्या था, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। मिडिल क्लास लिबरल्स led the movement but they neglected the demands of workers and peasants। अब हमने देखा था एजुकेटेड मिडिल क्लास थी और वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे। ये तीन मेन ग्रुप्स थे सोसाइटी के जिन्होंने बहुत सफर किया था 1830s एंड 1840s के इकोनॉमिकल एंड सोशल क्राइसिस के टाइम पीरियड पे। तो ये जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे ये मूवमेंट लीड कर रहे थे, ये लीडर्स थे। बट इन्होंने जो वर्कर्स और पीजेंट्स की डिमांड्स थी उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब वर्कर्स की क्या डिमांड थी, वर्कर्स वांटेड बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। हमने देखा था कि वर्कर्स के बेटर वेजेस नहीं होते थे, लो वेजेस होते थे और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस हुआ करती थी। तो उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और वर्कर्स चाहते थे कि उनके भी अब उन्हें भी बेटर वेजेस मिले और सिक्योरिटी कंडीशंस में उन्हें काम करने को मिले, यानी उन्हें सिक्योरिटी मिले। Peasants wanted end of serfdom and feudal dues। अब हमने serfdom क्या होता है, feudal dues क्या होता है, इन सब के बारे में पहले कुछ वीडियोस में पढ़ा है और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप वो देख के आइए, जिससे आपको एक स्टोरी वाइज पैटर्न समझ में आए और आपको सारी चीजें क्लियरली, स्मूथली समझ में आती रहे स्टोरी फॉर्मेट में। सो पीजेंट्स जो हैं वो चाहते थे कि सर्फडम और फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल सिस्टम जो है, ये दोनों चीजें हट जाएं और इनकी लाइफ भी इजी हो जाए, इन्हें किसी के अंडर में रह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ना करना पड़े, बल्कि इनके खुद के फार्म्स हों, भले ही छोटे हों बट इनके खुद के फार्म्स हों जिसपे ये खुद एग्रीकल्चर करें, खुद हार्वेस्टिंग करें और खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से इनकम जनरेट करें। Since their issues were ignored, they withdrew their support with the liberals। अब इनकी जो वॉइस है, जो इनकी जो डिमांड्स थी उन्हें इग्नोर कर दिया गया। किसने इग्नोर किया था? मिडिल क्लास पीपल ने, मिडिल क्लास लिबरल्स ने। तो अब क्योंकि इनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया गया
इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। ये जो मूवमेंट चल रहे थे, रिवोल्ट चल रहे थे, उसमें से इन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया क्योंकि इनके राइट्स के बारे में बात हो ही नहीं रही थी। देन रिजल्ट्स एंड फेलियर्स। अब इन सभी रिवोल्ट्स का क्या रिजल्ट निकला, क्या मतलब ये फेल हुए, तो इनके फेलियर्स के रीजन क्या बने। Monarchs used their armies to crush the revolt. अब जो किंग थे उन्होंने आर्मीज का यूज किया इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में। लिबरल मूवमेंट्स वर फेल्ड इन अचीविंग देयर इमीडिएट गोल्स। ये जो लिबरल मूवमेंट्स चलाए गए थे जर्मनी में, उन्हें जो उनका गोल अचीव करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वो यूनाइटेड नहीं थे। दे वर नॉट यूनाइटेड। जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, सब लोगों ने एकजुट होकर के प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट किया और उन्हें फ्रीडम भी मिली, इंडिपेंडेंस भी मिली। वो एक रिपब्लिक या कह लो एक नेशन स्टेट बन चुके थे। बट जर्मनी के केस में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास, वर्कर्स एंड पीजेंट्स ये यूनाइटेड नहीं थे। अब हम कहते हैं ना कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम में शक्ति ज्यादा होती है, बट यहाँ पे तो यूनिटी थी ही नहीं, तो इस वजह से ये लोग फेल हो जाते हैं। देन बट द रेवोल्यूशंस वर इम्पोर्टेंट बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि इनके गोल्स ही अचीव नहीं कर पाए तो ये मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये लिबरल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब क्यों इंपॉर्टेंट थे? बिकॉज दे स्प्रेडेड द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म। क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन हुए थे उनके थ्रू भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड किया गया था। ग्रोइंग डिमांड फॉर नेशनल यूनिफिकेशन इन जर्मनी एंड इटली। अब इन्हीं रेवोल्यूशंस के थ्रू जो नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड थी जर्मनी में, इटली में, वो बढ़ने लगी। अब इन्होंने और जोरों से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने राइट्स के लिए और एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। इंस्पायर्ड फ्यूचर नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। जैसे इंडिया में 1857 में रिवोल्ट हुआ था और जब हमारे 20th सेंचुरी में रिवोल्ट्स चल रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? उन्हीं 1857 के रिवोल्ट से। वैसे ही यहाँ पे हुआ, जो फ्यूचर में नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स चले थे अलग अलग कंट्रीज बनाने के लिए, नेशन स्टेट्स बनाने के लिए, उन सब ने इंस्पिरेशन इन्हीं पहले हुए रेवोल्यूशन से ली थी। यानी ये जो रेवोल्यूशंस थे वो आगे आने वाले नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को इंस्पायर करेंगे, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि उनके एफर्ट्स किसी काम के ही नहीं रहे क्योंकि वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए, नहीं, उनके एफर्ट्स जो हैं उन्होंने फ्यूचर नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स को इंस्पायर किया। और आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे क्यूरियस। थैंक यू वेरी मच।